सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे, विच इज इमैनुअल कांत। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको इमैनुअल कांत के बारे में कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूजीसी नेट का है या कोई और एग्जाम है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि इमैनुअल कांत का हर एक टर्म, हर एक आइडिया आपके साथ आज मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन बने रहना, मजा आएगा। उससे पहले मैं बता दूं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे आई ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिटरेरी थियरी के भी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इमैनुअल कांत जैसे और बहुत सारे फिलोसफर्स है, क्रिटिक्स है, जिसको मैंने उसमें इंक्लूड किया है और वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 130 पेजेस के लगभग वो नोट्स है। तो इमैनुअल कांत से हम चलो स्टार्ट करते हैं। ही वाज बोर्न इन 1724 एंड डाइड इन 1804। तो एनलाइटनमेंट एज का जो ये फिलोसफर था, बट ही वाज अ जर्मन फिलोसफर, नॉट एन इंग्लिश फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर था, पैदा हुआ था कॉनिंग्सबर्ग में। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इमैनुअल कांत के बारे में। इमैनुअल कांत वाज सच ए पंक्चुअल मैन कि लोग जो है ना, जब ये शाम को अपनी इवनिंग वॉक पे जाता था तो लोग अपनी घड़ी को सेट किया करते थे इसके टाइम से। जब ये घूमने निकलता था तो लोग अपनी घड़ी सेट करते थे कि हाँ अब इतने बज गए हैं, ये आ गया है तो ये टाइम हुआ होगा। तो मतलब इतनी पंक्चुअलिटी थी इस इंसान में। एंड ही नेवर लेफ्ट कॉनिंग्सबर्ग एंड ही नेवर मैरिड। ये कभी इधर उधर कहीं जाता नहीं था, ना इसने कोई शादी शुदी की। बस एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक स्कॉलर था, जो कि इन डेप्थ स्टडी करता था। बहुत तगड़ा एक फिलोसफर था, बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस भी किया है इसने। रोमांटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया है, मॉडर्न एरा को भी इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, और एनलाइटनमेंट एज, जो कि एज ऑफ रीजन थी, जिसमें रीजन को इमोशन से ऊपर रखा जाता था, रिलीजन से ऊपर रखा जाता था, रीजन को, फैक्ट्स को, रैशनलिस्ट आइडियाज को, लॉजिक को। ठीक है, तो वो था। अभी मैं आगे समझाऊंगा क्या क्या इसकी फिलॉसफी है। हाँ जी, तो इसका जो एपिस्टेमोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में, एथिक्स, एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हैव मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। कांट्स फिलोसफी हैज बीन कॉल्ड, देखो अब ना तो ये पूरा रैशनलिस्ट था और ना ही ये पूरा एम्पिरिसिस्ट था। अब एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म है, इनका मानना यह है कि हर एक चीज हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है ना, एक्सपीरियंस पे, ना कि लॉजिक पे। अब रैशनलिज्म क्या कहता है? रैशनलिज्म कहता है कि हर एक चीज का कोई ना कोई फैक्ट होता है, कोई लॉजिक होता है। ठीक है, तो वो है रैशनलिज्म, यानी कि हम साइंस कह सकते हैं। और एम्पिरिसिज्म, जिसे हम रिलीजन कह सकते हैं, या फिर इमोशंस, या फिर एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, उसे हम एम्पिरिसिज्म कह सकते हैं। तो कुछ बातें एम्पिरिसिज्म की भी ये करता है, कुछ रैशनलिज्म की भी करता है। इसीलिए इसकी फिलॉसफी को कहा गया क्या? अ सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम रैशनलिज्म ही टेक्स द आइडिया दैट वी कैन हैव अ प्रायर नॉलेज of significant truths, but rejects the idea that we have a priori metaphysical knowledge about the nature of things in themselves, God or the soul. अब a priori और posteriori मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहां पे ये अलग कैसे है? From rationalism इसने आइडिया लिया कि हम we can have a priori knowledge, मतलब कि जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है कोई ट्रूथ, कोई नॉलेज। ठीक है, वहां से इसने कहा कि he takes the idea that we can have, हम प्रायरी नॉलेज हो सकती है ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रूथ्स, हम ले सकते हैं, बट ये रिजेक्ट करता है आइडिया, इस आइडिया को। कौन से आइडिया को? दैट वी कैन हैव अ प्रायरी मेटाफिजिकल नॉलेज। मेटाफिजिकल बोले तो बियॉन्ड, जो कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड से, ऑर्डिनरी वर्ल्ड से कुछ बियॉन्ड चीज है, उसे हम कहेंगे मेटाफिजिकल नॉलेज। अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व्स, जो चीजों का नेचर है ना अपने आप में, जैसे भगवान है या आत्मा है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो मेटाफिजिकल नॉलेज है, उस आइडिया, वो जो आइडिया है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, अप्रायरी वो नॉलेज है, उस चीज को ये रिजेक्ट करता है। लेकिन ये कहता कि अप्रायरी नॉलेज हो सकती है, चीजें पहले से ही उनकी डेफिनेशन या फिर कोई ट्रूथ, कोई फैक्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ वही हो और वो हर एक चीज का आंसर दे पाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कांट ब्रॉडली इनहेरिटेड फ्रॉम द एनलाइटनमेंट, कहां गया? हाँ, enlightenment, a belief in the power of reason, not only to examine the external world of nature through a systematic application of scientific method, but also to investigate the nature of human beings। वही बात है कि हर एक चीज को आप साइंटिफिक मेथड से ही भी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है उसमें उसको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। देयर मेंटल अपैरेटस, उनके जो मेंटल स्टेट है,
उनका बिहेवियर है, देयर मोरालिटी एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इन विच दे को एग्जिस्ट, जिसमें कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मॉरल और जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इनको भी हमें खंगालना पड़ेगा, इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ही सेज दैट द मोटो ऑफ एनलाइटनमेंट, देखो मोटो बस इसको याद रख लेना, क्या पता कहीं आ जाए, सेपरेओडे हैव करेज टू यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये बात कही है इमैनुअल कांत ने, ये याद रख लेना। एक और बात कही है, फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ दिस काइंड ऑल दैट इज नीडेड इज फ्रीडम, कोई किसी भी एनलाइटनमेंट के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू मेक पब्लिक यूज ऑफ वंस रीजन इन ऑल मैटर्स, एक ऐसी फ्रीडम जिससे कि हम पब्लिक यूज में ला सके किसी के रीजन को, अपने रीजन को, ठीक है। वैसे इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कोटेशन याद रखने वाली चीज है कि इसने कही है द पब्लिक यूज ऑफ मैन्स रीजन मस्ट ऑलवेज बी फ्री, मतलब कि पब्लिक यूज, जब मैन अपने रीजन का, अपने फैक्ट्स का जो पब्लिक यूज करता है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, एंड इट अलोन कैन ब्रिंग अबाउट एनलाइटनमेंट अमंग मैन, और ये अकेली ये जो फ्रीडम है, दिस फ्रीडम कैन ब्रिंग द एनलाइटनमेंट अमंग मैन, लोगों में एनलाइटनमेंट यही लेकर आ सकता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि मुझे एनलाइट आप करो, ठीक है, तो मतलब कि आपको नॉलेज तभी मिल सकती है जब आपके पास फ्रीडम होगी। आगे चलते हैं, हिज ट्रीटिस, वैसे तो भी मेजर वर्क्स भी आएंगे लेकिन उसमें ये नहीं है, मेजर वर्क्स में दूसरे वर्क्स है जो बहुत मेजर है। ये ट्रीटिस रिलीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ रीजन अलोन, इतना याद रख लेना, इस वर्क ने ऑफेंड किया था किंग ऑफ प्रूसिया को, ठीक है, इस वर्क ने, इसीलिए ये वर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। द एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर, हाँ जी, जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम, जो ये लोग थे, ये एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स थे। लॉक और ह्यूम पे शायद मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने नोट्स में इनको इंक्लूड किया है, इनके सारे टर्म्स आइडियाज एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। मैं उसी को इंक्लूड करूंगा जो काफी लेंदी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज है जिस इंसान के, जैसे कि इमैनुअल कांत। मजे लो आप बस लेक्चर के, अभी देखो कितना मजा आने वाला है, क्योंकि एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ये सारी सेंसरी एक्सपीरियंस, ये इसी चीज की तो बात करता है ना, मजे की। हाँ जी, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया एम्पिरिसिस्ट ने, सिंस ऑल ऑफ आवर नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस नॉलेज कैन नॉट बी ग्राउंडेड ऑन एनी नेसेसरी लॉज, ठीक है। अब कांत क्या कहता है, कांत एक्नॉलेजेस दैट ऑल, चलो स्टार्टिंग से एक बार फिर पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में इधर निकल गया था। द एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर लॉक एंड ह्यूम हैड आर्ग्यूड, इन्होंने आर्ग्यूड किया था, आर्ग्यूड दैट सिंस ऑल ऑफ आवर नॉलेज कम्स फ्रॉम, जैसे कि सारी हमारी नॉलेज जो है एक्सपीरियंस से आती है, दिस नॉलेज कैन नॉट बी ग्राउंडेड ऑन एनी नेसेसरी लॉज, जो ऐसी नॉलेज है ये कहीं भी ग्राउंडेड नहीं हो सकती, किसी नेसेसरी लॉज को फॉलो नहीं करती, ये बात कांत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो एम्पिरिसिस्ट है उन्होंने कहा था कि हर एक नॉलेज जो है हमारे एक्सपीरियंस से आती है, तो इसने उसको थोड़ा सा रिजेक्ट किया है। तो कांत एक्नॉलेजेस दैट ऑल आवर नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस, ये मानता है कि नॉलेज स्टार्ट होती है एक्सपीरियंस से, बट डज नॉट एक्सेप्ट द एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट ऑल आवर नॉलेज इज समहाउ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये कहता है कि ठीक है, थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज कहीं ना कहीं देयर इज अ बिगिनिंग इन एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस इज नॉट द ओनली थिंग विच इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि हर एक नॉलेज एक्सपीरियंस से ही आए, हाँ बिगिन हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नॉलेज वहीं से लेकर वहीं से आए और उसी पे टोटली डिपेंड हो, ये बात है, ठीक है। तो नॉलेज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द इंप्रेशंस वी रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बट आल्सो हैज अ कंपोनेंट व्हिच वी आवरसेल्व्स सप्लाई इन कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू। हाँ जी, तो क्या कहता है कि नॉलेज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द इंप्रेशन, कोई ऐसे नॉलेज में सिर्फ वही इंप्रेशन नहीं है जो हम रिसीव करते हैं दुनिया से, वर्ल्ड से, बट ऑल्सो हैज अ कंपोनेंट, बस उसमें ऐसे कंपोनेंट्स भी है जो हम खुद उसको देते हैं, उसे देख के, उसे महसूस करके खुद हम अपनी जब उसे डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो वो भी नॉलेज का एक पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेजर वर्क्स, ठीक है। मेजर वर्क्स में क्या आता है, ऑब्जर्वेशन ऑन द फीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ब्यूटीफुल पे और सबलाइम पे, मैं ऑन द सबलाइम पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, लॉन्जाइनस का, उसको भी आपने देख लेना है, वहीं से सबलाइम जो है शुरू हुआ था और उस पर काफी लोगों ने सबलाइम की बात की भी है, मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया है। तो ब्यूटीफुल और सबलाइम पे इसके क्या व्यूज है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, ठीक है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कट गया, ये चीज आपने याद रखना है, और इसके ईयर्स मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली आपके लिए अरेंज किए हैं।
तो इसके ईयर्स भी जो बोल्ड में है उनके ईयर्स भी याद रखना। जो लोग मेरे नोट्स पढ़ते हैं उसमें भी सेम फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ये वर्क भी इमैनुअल कांत ने लिखा है, ये याद रख लेना। इसका मत रखना, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इनका रख लेना, और ऑन द सब्लाइम का भी। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन भी इसने लिखा है, एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये याद रखने वाली चीजें हैं, यूजीसी नेट में आता है, बुक्स का ही आ जाता है। वैसे तो ये मेजर टर्म्स है, बहुत सारी है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली हमारी डिस्टिंक्शन है एनालिटिक एंड सिंथेटिक की। कैटेगरिकल एंड हाइपोथेटिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कॉस्मोलॉजी नॉर्मल है, ट्रांसेंडेंटल थियोलॉजी में थोड़ा सा बताऊंगा, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, न्यूमेनन एंड फिनोमिनन, या फिर न्यूमिना या फिनोमिना भी हम इसे कह सकते हैं। रेडिकली ये भी नॉर्मल है। डिसइंटरेस्टेड भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है हमारे लिए। और ट्रांसडेंटल स्कीमा नॉर्मल है। ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म थोड़ा सा, ये तो बहुत ही नॉर्मली मैंने लेकर नहीं आया। हाँ, ये जो लास्ट वाली चीज है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है, ये 3 चीजें, ठीक है, ये 3 टर्म्स। अब एक एक करके हम टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एनालिटिक एंड सिंथेटिक। देखो, एनालिटिक और सिंथेटिक लैंग्वेज भी होती है। एनालिटिक मतलब कि जो एकदम से खत्म हो जाए। सिंथेटिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो एक चीज से दूसरे मीनिंग को, मतलब एक चीज दूसरी चीज को मीनिंग दे रही है, ठीक है, आगे से आगे चल रही है। तो एनालिटिक प्रोपोजिशंस आर ट्रू और नॉट ट्रू सोलेली बाय वर्च्यू ऑफ देयर मीनिंग। तो एनालिटिक प्रोपोजिशंस ऐसी प्रोपोजिशंस होती है जो ट्रू होती है, मतलब कि वो लॉजिक पे बेस्ड होती है। वो आर ट्रू और नॉट ट्रू सोलेली बाय वर्च्यू ऑफ देयर मीनिंग, अपनी मीनिंग की वजह से ट्रू नहीं होती है वो, ठीक है। वेयर सिंथेटिक प्रोपोजिशंस ट्रूथ इफ एनी डिराइव्स फ्रॉम हाउ देयर मीनिंग रिलेट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। जो सिंथेटिक प्रोपोजिशंस है उससे, उसका मतलब है कि जो मीनिंग है वो दुनिया से कैसे रिलेट करता है, और जो एनालिटिक प्रोपोजिशन है वो जितना उसमें है उसी को ट्रूथ माना जाता है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक में ये इस पे फोकस किया जाता है कि वो वर्ल्ड से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, घबराना नहीं है। देखो, बड़ी डिटेल में लेकर आया हूं आपके लिए। देखें, सबसे पहले तो अपने घबराना नहीं है। चलो, इन एन एनालिटिक जजमेंट द प्रेडिकेट, चलो थोड़ा सा इसने एग्जांपल्स दिए हैं, उसी के बेस पे हम समझेंगे। The predicate adds nothing to the concept already contained in the, इसमें ये कहता है कि जो एनालिटिकल जजमेंट होती है उसमें जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट में कुछ भी ऐड नहीं करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कांत ने एग्जांपल दिया है, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, ये एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, ऑल बॉडीज, ठीक है, ये वाला ऑल बॉडीज, और प्रेडिकेट है आर एक्सटेंडेड, ठीक है। तो सिंस द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द, देखो सबको पता है कि बॉडीज जो है वो एक्सटेंड होती है, चाहे वो इंसान की बॉडी है, चाहे जानवर की बॉडी, चाहे कीड़े मकोड़ों की, जब वो पैदा होते हैं तो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं आर एक्सटेंडेड, मतलब कि जो प्रेडिकेट है हमारा, अगर हम यहां नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है कि बॉडीज एक्सटेंड तो होती है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक एनालिटिकल जजमेंट है, एनालिटिक जजमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रेडिकेट है वो कुछ भी नया नहीं जोड़ रहा है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है, इतनी सी बात है। अब दिस इज एन एनालिटिक जजमेंट विच मस्ट बी नेसेसरीली ट्रू एंड विच मस्ट अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल बॉडीज। देखो, एनालिटिक जजमेंट जो है उसका मतलब है कि ये नेसेसरीली ट्रू होनी ही चाहिए। अब लिखा है तो यार मानना ही पड़ेगा ट्रू है, ठीक है, बल्कि होती नहीं है। So it is also an a priori judgment. a priori judgment होती है जो पहले से ही कुछ चीज है, हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे कि कुछ चीजें हैं पहले से डिफाइन होती है, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, सूरज अगर पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगता है, तो वो a priori चीज है, ठीक है। अगर हम उसको अपने देखने का नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि नहीं यार सूरज पूरब से नहीं कहीं और से निकलता है, तो वो अपोस्टराइराई हो जाएगा, मतलब कि हमने उसको एक्सपीरियंस करके एक इंटरप्रिटेशन दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, सूरज तो पूरब से ही आता है, ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स होते हैं वो अप्रायराई होता है, या फिर एनालिटिक जजमेंट से भी आप उसको डिनोट कर सकते हो। और फिनोमेना निनोमेना का जो कंसेप्ट है उसमें न्यूमिना जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, आगे वो भी समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। इट इज ऑल्सो एन अप्रायराई जजमेंट सिंस वी डू नॉट नीड द टेस्टिमनी ऑफ एक्सपीरियंस टू वेरीफाई इट, ठीक है। हमें इसको वेरीफाई करने के लिए कोई मतलब कि किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट गो बियॉन्ड द कंसेप्ट इटसेल्फ, इंडीड वी अप्लाई दिस कंसेप्ट टू आवर एक्सपीरियंस। ये ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिसे हम बस अप्लाई कर देते हैं, हाँ यार अब ये चीज है, अब सूरज पूरब से उगता है तो उगता है, क्या करें,
है ना। अब सिंथेटिक जजमेंट क्या है? ऑन द अदर हैंड द प्रेडिकेट डज ऐड समथिंग टू द सब्जेक्ट। इसमें उल्टा है एनालिटिक का, सेम अपोजिट सिंथेटिक में, मतलब कि इसमें प्रेडिकेट जो है वो कुछ ना कुछ ऐड करता है सब्जेक्ट में। एग्जांपल देख लेते हैं, एवरीथिंग विच हैपन्स हैज इट्स कॉज। द कंसेप्ट ऑफ कॉज, ठीक है, कॉज का जो कंसेप्ट है इज नॉट कंटेन्ड इन द कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग विच हैपन्स। एवरीथिंग विच हैपन्स में कॉज का जो कंसेप्ट है वो कंटेन नहीं है, मतलब कि ये कुछ नया ऐड कर रहा है कि अगर कुछ चीज होती है तो उसका कॉज क्या है, फिर उनके कॉजेज को अलग से डिफाइन किया जाएगा, मतलब कि ये कॉजेज को ऐड कर रहा है जब कोई चीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक सिंथेटिक जजमेंट है। इतना एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं भी याद रखनी है ना, तो सिर्फ इतना याद रखो कि एनालिटिक जजमेंट और सिंथेटिक जजमेंट की बात की है इमैनुअल कांत ने, थोड़ा सा उसका आइडिया कि वो क्या है क्या नहीं है, बस इतने में भी आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा आराम से। लेकिन मैं तो फिर भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। आगे चलते हैं, कैटेगोरिकल एंड हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। हाँ जी, कांत ने ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक ऑफ मॉरल्स, इस वर्क में ये चीज आई है, ये याद करने वाली चीज है। इट इज अ वे ऑफ इवेल्युएटिंग मोटिवेशंस फॉर एक्शंस अकॉर्डिंग टू कांत। सेंशियंट बींग्स होते हैं जो अपनी सेंसेस से कुछ फील कर सकें, ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं। ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस इन क्रिएशन एंड मोरालिटी कैन बी समड अप इन एन इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि कोई नेसेसरी एक्शन के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए वो इसमें आता है, कैटेगोरिकल और इसमें हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव में, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कांट, सेंशियंट बीइंग्स ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस इन क्रिएशन एंड मोरालिटी कैन बी समड अप इन एन इंपेरेटिव, मतलब कि कुछ जो चीज जरूरी है उनके लिए, और अल्टीमेट कमांडमेंट ऑफ रीजन फ्रॉम विच ऑल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस डिराइव, मतलब कि एक हिसाब से एक ये कमांडमेंट होती है, कोई एक ऑर्डर होता है कि आपको ऐसा करना है। ही डिफाइंस एन इंपेरेटिव एज एनी प्रोपोजिशन डिक्लेयरिंग अ सर्टेन एक्शन टू बी नेसेसरी, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन जिसको ऐसा, जैसे आपके माँ बाप आपको बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बाइक तेज नहीं चलानी है, तो वही के हिसाब से वो इंपेरेटिव है। अब उसी का इसने डिफाइन किया है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एंड हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। इतना सा याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स अप्लाई टू समवन हु, अब यहां पे समझ लेते हैं ये दोनों चीजें क्या है। समवन हु विशेस टू अटेन सर्टेन एंड्स। हाइपोथेटिकल में होता है कि जब हमें कोई ऐसे एंड्स को अचीव करना है, मान लो मुझे प्यास लगी तो मैं यार पानी पीना है, तो मतलब कि आपका जो एंड है वो अचीव हो जाएगा। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव वो है कि उस वक्त आपके लिए पानी पीना जरूरी है। अब अगर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डिनोट्स एन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट को डिनोट करता है। अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो अनकंडीशनल है, ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। दैट मस्ट बी ओबेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड इज जस्टिफाइड एज एन एंड इन इटसेल्फ। अब हाइपोथेटिकल में तो हम एक एंड को अचीव कर रहे हैं, लेकिन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अपने आप में एक एंड है, ठीक है। इतना ही याद रख लो, काफी है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रांसेंडेंटल थियोलॉजी जो है इसको दो चीजों में डिवाइड किया है, कॉस्मोथियोलॉजी एंड ऑन्टोथियोलॉजी। किसने? कांत ने। इतनी सी चीज याद रख ली, ट्रांसेंडेंटल थियोलॉजी याद रख लिया, उसका है ट्रांसेंडेंटल जहां भी नाम आएगा ना, मतलब मैक्सिमम जगह पे, तो समझ लेना इमैनुअल कांत आपका आ रहा है। Transcendental theology aims either at inferring the existence of supreme being from a general experience without any closer reference to the world to which this experience belongs. तो ट्रांसेंडेंटल थियोलॉजी का मतलब है कि जब हम इन्फर करते हैं, हम कहते हैं कि जो सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस है वो एक जनरल एक्सपीरियंस से आ रहा है। हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है, इस एक्सपीरियंस में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सुप्रीम बीइंग की कोई एग्जिस्टेंस है, विदाउट एनी क्लोजर रेफरेंस टू द वर्ल्ड टू विच दिस एक्सपीरियंस बिलोंग्स। लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये एक्सपीरियंस जो है ये किस वर्ल्ड को बिलोंग करता है, ठीक है। इस चीज को कॉस्मोथियोलॉजी कहा गया है, ठीक है। अगली चीज है और इट एंडेवर्स टू कॉग्नाइज, मतलब कि रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉग्नाइज ही होता है। और इट एंडेवर्स टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ बीइंग थ्रू मेयर कंसेप्शंस। अगर आप किसी सुप्रीम बीइंग को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस को सिर्फ किसी कंसेप्ट के बेस पे, विदाउट द एड ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है, एंड इज देन टर्म्ड ऑन्टोथियोलॉजी, उसको ऑन्टोथियोलॉजी कहा है, ठीक है। तो कांत डिवाइडेड ट्रांसेंडेंटल थियोलॉजी इनटू ऑन्टोथियोलॉजी एंड कॉस्मोथियोलॉजी। इतना से याद रख लो, आगे चलते हैं। एंटीनोमिस नॉर्मल सी चीज है, पर ये याद रखना कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ही है। ये एक ऐसी कंट्राडिक्शंस होती है
जो कि आ जाती है कई बार जब हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। द नेचर ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी बाय मीन्स ऑफ प्योर रीजन, जब हम किसी प्योर रीजन से किसी ट्रांसेंडेंटल का मतलब बियॉन्ड योर फिजिकल वर्ल्ड या फिर सुप्रीम बीइंग, उसकी रियलिटी को जब हम खोजने की कोशिश करते हैं, उस वक्त पे जो कुछ कंट्राडिक्शंस आती है उसे एंटीनोमीज कहा है। इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। न्यूमिनन एंड फिनोमिनन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्लूरल न्यूमिना भी होता है और इसका फिनोमिना होता है। ठीक है। इन फिलॉसफी अ न्यूमिनन इज पोजिटेड ऑब्जेक्ट और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन सेंस एंड परसेप्शन। वही वाली बात, एनालिटिक वाली बात, मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की, कोई भी परसेप्शन की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज एज इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करे उसे क्या कहते हैं? न्यूमिनन। इसका अच्छा एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ा सा और देख लो। द टर्म न्यूमिनन इज जनरली यूज्ड इन कंट्रास्ट विद और इन रिलेशन टू द फिनोमिनन व्हिच रेफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। ठीक है। फिनोमिना में सेंसेस इंक्लूड होगी, मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस इंक्लूड होगा। इमैनुअल कांट फर्स्ट डेवलप्ड द नोशन ऑफ न्यूमिनन एज द पार्ट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में इसने इसको डिफाइन किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं हमेशा लड़का लड़की का एग्जांपल देता हूं क्योंकि आप सभी लोग जवान हो तो अच्छे से समझते हो। मान लो आपने लड़की देखी या लड़का देखा, ठीक है। वो लड़की या लड़का अपने आप में खूबसूरत है या बदसूरत है, वो जैसा भी वो अपने आप में है, लेकिन मुझे वो लड़की बड़ी सुंदर लगी। यार क्या लड़की है, मेरी सेंसेस, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, उसकी ब्यूटी को मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने एक अपना परसेप्शन डेवलप किया। ठीक है। तो मुझे वो लड़की बहुत सुंदर लगी। कई बार हम कहते हैं ना यार ये कहां फंस गया इसके साथ, या फिर ये कहां फंस गई इसके साथ, हम सोचते हैं ना। वो हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम वहां न्यूमिनन की बात कर रहे हैं कि वो लड़की या लड़का बदसूरत है, यार ये कहां फंस गया उसके साथ या कहां फंस गई। लेकिन जो वो फंसी है ना, वो कुछ देख के फंसी है, यानी कि उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसने उसका जो परसेप्शन तभी डेवलप हुआ है, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया। शायद उसको उसका नेचर अच्छा लगा, या बात करने का तरीका अच्छा लगा, या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा लगा, कुछ भी हो सकता है। उस चीज को हम फिनोमिनन कहेंगे। ठीक है। और जो हमने देखा, थिंग एज इट इज, न्यूमिनन का मतलब क्या है? द थिंग एज इट इज, जैसी वो है उसे न्यूमिनन कहेंगे, और जैसा उसको हम देख सकते हैं या फिर हम उसको अलग मीनिंग दे सकते हैं उसको फिनोमिनन कहेंगे। बात खत्म। आगे रेडिकल इविल भी एक टर्म है इसकी, लेकिन ये नॉर्मल सी है। रेडिकल इविल मतलब कि इंसान जो है उसके अंदर एक इविल चीज होती है जो उसको बुरा काम करने के लिए प्रेरित करती है, यही है, इसमें इतना कुछ है नहीं। हाँ, इंटरेस्टेडनेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू आर्नल्ड भी इसकी बात करेगा, लेकिन पहले कांत ने कर ली। क्या करे? कांट्स आइडियल ऑफ एस्थेटिक disinterestedness was applied by subsequent writers such as Matthew Arnold and T.S. Eliot ने इसकी बात की to the sphere of literary criticism, which they saw as an activity ideally unencumbered by immediate political and social exigencies। इसको इतना नहीं पढ़ना है आपने। Hence Kant talked about disinterested prior to Arnold। ये मैंने आपके लिए लाइन लिखी है ताकि आपको पता लग जाए कि पहले कांत ने बात की। अब समझ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक डिसइंटरेस्टेडनेस क्या है। It is a brainchild of the Kant. The word disinterested should not be perceived to mean a lack of interest। इसका मतलब ये नहीं कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, अगर हम उसके पर्पस के बारे में सोचें, उसके मीनिंग के बारे में सोचें, अगर हम उस किसी भी इंसान को देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि इसका, इंसान या किसी चीज को देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका क्या रेलेवेंस है, अगर उस चीज में हम इंटरेस्ट लेते हैं तो जो उस चीज का एक नेचुरल जो उसका प्लेजर है ना, नेचुरल जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका रेलेवेंस है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम किसी इंसान को, लड़की या लड़का को देख रहे हैं, तो हम अगर उसका ये ना सोचे कि इसके क्या नुकसान है, इसका क्या फायदे हैं, सिर्फ ये देखें कि ये खुद में कितना खूबसूरत है, उस चीज को, उससे हम अगर प्लेजर ले, उससे हम सेटिस्फैक्शन ले, उसी को कहा है डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेड मतलब कि उससे जो चीजें हो सकती है या फिर उसका जो मीनिंग है, उसका जो पर्पस है, उसमें डिसइंटरेस्टेड हमें रहना है ताकि हम उस चीज का असल तरीके से मजा ले पाए। एस्थेटिक डिसइंटरेस्टेडनेस, ठीक है, वो है डिसइंटरेस्टेडनेस। पढ़ के देखते हैं। द वर्ड डिसइंटरेस्टेड शुड नॉट बी, ठीक है, इंस्टेड इट्स फोकस इज ऑन द आर्ट वर्क इटसेल्फ। जो आर्ट है ना, उस पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब उसके आपने डेप्थ में नहीं जाना है, उसका जो रियल मीनिंग है ना, उसका जो रियल प्लेजर है, मजा है, उस पे ध्यान देना है हमने।
ठीक है, विच स्पीक्स टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द वे द वर्क ऑफ आर्ट अपीयर्स, जैसा कि वो वर्क ऑफ आर्ट हमें अपीयर हो रहा है फॉर इट्स ओन सेक, मतलब कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। और मैं ये अब बात आपको बता दूं कि आर्ट्स फॉर आर्ट सेक या फिर लिटरेचर इज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब कि फ्री, अपने आप में अपने लिए जीता है लिटरेचर। ये जो बात है ना, ये सबसे पहले इमैनुअल कांत ने ही कही थी, ठीक है। आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट बाद में आई, ठीक है, हम उसे भी पढ़ेंगे, वो नोट्स में भी मैंने इंक्लूड किया है, लेक्चर बनाऊंगा कि नहीं वो देखेंगे। लेकिन जो ये ऑटोनोमस वाली चीज है या फिर आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला जो आइडिया है, सबसे पहले कांत ही लेकर आया, और जहां की ये आप देख ही पा रहे हो इस वक्त, ठीक है। फॉर इट्स ओन सेक, जो भी पीस ऑफ आर्ट है उसको हमने ये नहीं देखना है कि उसमें क्या मीनिंग है, हमने देखना है कि वो खुद में क्या है, उस आर्ट को आर्ट के नजरिए से देखना है और उसका मजा लेना है। चलो आगे, बहुत मजा ले लिया। ट्रांसेंडेंटल स्कीमा, ये भी ऐसे ही है, कोई नॉर्मल सी टर्म है, सस्ती सी, पर देख लेते हैं। इन कांतियन फिलोसफी ट्रांसेंडेंटल स्कीमा इज द प्रोसीजरल रूल बाय, एक ऐसा प्रोसीजर रूल होता है सिर्फ एक, बाय विच कैटेगरी और प्योर नॉन इंपेरिकल कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद सेंस, जिसमें एक नॉन इंपेरिकल कंसेप्ट को एसोसिएट किया जाता है सेंस इंप्रेशन के साथ, उस रूल को कहा है ट्रांसेंडेंटल स्कीमा। इतना सा याद रख लेना, इसको पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ लेता हूं। प्राइवेट सब्जेक्टिव इंट्यूशन, इसमें कुछ नहीं है इतना, इज सपोजिटली प्रोड्यूस्ड बाय द इमेजिनेशन इन, बस इतना ही है, याद रख लेना ट्रांसेंडेंटल स्कीमा किसकी टर्म है बस। हाँ जी, अब आता है हमारा लास्ट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अप्रायराई एंड पोस्टरायराई। देखो फिलॉसफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आ जाता है, और हमारे सारे ना मतलब ब्रेन की सारी वो अतड़िया तो क्या मतलब जो भी नर्व्स होती है खुल जाती है। तो अब सोचो, देखो ये भी वैसे सिमिलर है न्यूमेना फिनोमेना से ही काफी हद तक। अप्रायराई एंड पोस्टरायराई वैसे तो मैं पहले बता ही चुका हूं थोड़ा। द टर्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अब ये देखना, सबसे पहले जो एरिस्टोटल के ऑर्गेनन में ये ओरिजिनेट हुई थी टर्म, उसके बाद इमैनुअल कांत ने इसको थोड़ा पॉपुलराइज किया, कौन से वर्क में, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में, ये याद रखना, ठीक है। प्रायराई क्या है, फ्रॉम द अर्लियर, मैं बता चुका हूं। पोस्टरायराई कौन सा है, फ्रॉम द लेटर, मतलब कि एक्सपीरियंस के बाद। आर लैटिन फ्रेजेस है, ठीक है, लैटिन फ्रेजेस है, फ्रेजेस यूज्ड इन फिलॉसफी टू डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ नॉलेज, मतलब टाइप्स ऑफ नॉलेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, या फिर जस्टिफिकेशन या फिर आर्ग्यूमेंट के जो डिफरेंट टाइप्स है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बाय देयर रिलायंस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस और एक्सपीरियंस। अब प्रायराई नॉलेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट एक्सपीरियंस, जैसे कि न्यूमेना था हमारा, प्रायराई नॉलेज जो है इंडिपेंडेंट है वो बिल्कुल, ठीक है, फ्रॉम करंट एक्सपीरियंस, जो करंट हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसका, उससे बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, उसका एक अपना पहले से मीनिंग डिफाइन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एज पार्ट ऑफ अ न्यू स्टडी, मतलब कि जो न्यू स्टडी हो रही है अभी, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, जैसे देखो मैथ्स है, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले बन गए, ठीक है, अब उसमें हम आज क्या कर रहे हैं उतना मैटर नहीं कर रहा है। ट्यूटोलॉजी है, डिडक्शन फ्रॉम प्योर रीजन, ठीक है, अब ये डिडक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी आगे मैं समझाऊंगा। अब देखते पोस्टरायराई नॉलेज जो है डिपेंड्स ऑन इंपेरिकल मतलब कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सेंसरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपने किसी से बात की, किसी को देखा, किसी के बारे में कुछ सोचा, कोई जजमेंट डेवलप की, वो है इंपेरिकल एविडेंस, तो उसे पोस्टरायराई कहा है। प्रायर और प्रायर एक्सपीरियंस के बाद वाला, ठीक है, प्रायर में आ गया अप्रायराई, और पहले के जो बाद है करंट एक्सपीरियंस है, जो उसमें सेंसरी एक्सपीरियंस हमें हो रहा है, वो हो गया अब पोस्टरायराई। तो एग्जांपल्स इंक्लूड मोस्ट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल नॉलेज, जो साइंस की कई फील्ड्स है जो एक्सपीरियंस पे बदलती रहती है, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, उसमें पर्सनल नॉलेज जो हमारी है उसमें भी इजाफा होता रहता है। तो प्रायर एनालिटिक्स भी इसे कहा गया है, प्रायराई को प्रायर एनालिटिक्स भी कहा गया है, ठीक है। अभी डिडक्टिव लॉजिक के बारे में होती है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, तो मतलब कि जनरल, ऑब्वियसली देयर आर सम जनरल फैक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड नाउ वी आर डिड्यूसिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। तो वो जो ये प्रायर एनालिटिक्स है या फिर प्रायराई है, ये डिडक्टिव लॉजिक पे डिपेंड करता है, उसके बारे में होता है, विच कम्स फ्रॉम डेफिनेशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स। पोस्टरायराई एनालिटिक्स जो है वो है इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक से जनरल की ओर। तो ऑब्वियसली जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करेंगे उसी के बेस पे तो आपको जजमेंट डेवलप करोगे ना, तो मतलब कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर, विच कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। जब हम कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें एविडेंस इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम कुछ इंडक्टिव कर पाएंगे ना, कुछ तभी से उस पर कुछ और खड़ा कर पाएंगे। आगे चलते हैं, टर्म्स खत्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता रहा हूं। इट वॉज कांस क्रिटिक ऑफ जजमेंट पब्लिश 1790 विच सिंथेसाइज प्रीवियस हैपेजार्ड्स अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स
एक्सप्रेसिंग लिटरेरी ऑटोनॉमी। देखो लिटरेरी ऑटोनॉमी मैंने आपको बताया, मतलब ऑटोनॉमी मतलब आजादी, और द आइडिया दैट लिटरेचर इज रूल्ड ओनली बाय इट्स ओन लॉज, मतलब कि लिटरेचर के खुद के अपने लॉज है, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के कंट्रोल नहीं है। देन बाय रूल्स फ्रॉम अदर realms सच एज मोरालिटी और एजुकेशन। मोरालिटी एजुकेशन के रूल्स पे नहीं चलता लिटरेचर, अपने रूल्स पे चलता है। लिटरेचर ही है, वो अपने में ही बहुत है, आर्ट फॉर आर्ट से, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ट्रीटिस जो है वो है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवंस, ये नाम याद रख लेना। ओनली अदर ट्रीटिस ऑन एस्थेटिक्स हैड बीन द ऑब्जर्वेशंस ऑन द फीलिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड सब्लाइम, पब्लिकेशन ये रहा। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसका ब्यूटीफुल और सब्लाइम पे क्या कहना है। चलो, घबराना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। The characteristics of beauty. Kant's comments on beauty may help clarify his views on the subjective analysis. ठीक है, ये नहीं पढ़ना हमने। ब्यूटी के बारे में क्या कहा है ये देखना है। ये क्या कहता है, that beauty is the form of the purposiveness of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस है उसे ब्यूटी कहते हैं। So far as this is perceived without any representation of person. लेकिन फिर भी इसे किसी भी मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्पस के देखा जाता है, मतलब इसमें कोई पर्पस देखा नहीं जाता है। मतलब किसी भी ब्यूटीफुल चीज को जब हम देखते हैं तो हमें उसके पर्पस से कुछ नहीं लेना। वही डिसइंटरेस्टेडनेस वाली बात आ गई ना, कि हमें उसके पर्पस से कुछ नहीं लेना, उसमें खुद में क्या चीज है, उसमें खुद में क्या खूबसूरती है, हम उसे देखते हैं। उसे एस्थेटिक टेस्ट कहा गया, फिर जजमेंट ऑफ टेस्ट भी कहा गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड फाइंड अ सर्टेन पर्पसिवनेस इन अ फ्लावर विच इन आवर जजमेंट इज रेफर्ड टू। जब हम किसी फूल को देखते हैं ना तो हम उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, हम उसकी खूबसूरती से मतलब प्रभावित होते हैं। वी गेट प्लेजर आउट ऑफ द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर, ठीक है। हमें उसकी पर्पसिवनेस से कुछ नहीं लेना। हां, अगर कोई बॉटनिस्ट है तो वो जाएगा डिटेल में कि इस फूल के क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे। लेकिन हम एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स, एज अ फिलोसफर जो ये है, हमने तो उसकी ब्यूटी को देखना है ना सिर्फ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। कांट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी। पहली है फ्री ब्यूटी। फ्री ब्यूटी क्या देख लेते हैं, विच डज नॉट प्री सपोज एनी कंसेप्ट ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्ट इज मेंट टू बी, जो कि मैंने अभी कहा, जिससे कोई लेना देना ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट की खूबसूरती से लेना देना हो। एग्जाम्पल ऑफ फ्री नेचुरल ब्यूटी, वही फूल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एस्थेटिकली जब हम उसको जज करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स नथिंग एंड वी लाइक इट फॉर इटसेल्फ, मतलब कि उसके उस ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक यार, नथिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, वही चीज है जो कीट्स भी बोल रहा है कि ब्यूटी के खुद के लिए उसको देखो, उसका मजा लो। हियर आवर इमेजिनेशन इज इन अ स्टेट ऑफ प्ले कंटेम्पलेटिंग मेयरली द फॉर्म ऑफ द फ्लावर। हमारी इमेजिनेशन जो है वो प्ले कर रही है, चल रही है, हरकत में है नॉर्मली। अब बॉटनिस्ट जो है वो इसको डिफरेंटली जज कर सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। इन दिस केस ही वुड बी मेकिंग अ कॉग्निटिव एंड रैशनल जजमेंट। जो बॉटनिस्ट है वो एक रैशनल जजमेंट बना रहा है उसके बारे में, ठीक है, नॉट अ प्योर जजमेंट ऑफ टेस्ट। हम क्या बना रहे हैं, प्योर जजमेंट ऑफ टेस्ट। मजा आ गया। हाँ जी, सेकेंड काइंड ऑफ ब्यूटी इज एक्सेसरी ब्यूटी। अब ये क्या बोलती है, विच डज नॉट प्री सपोज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्ट इज मेंट टू बी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसरी और अदरेंट ब्यूटी वुड बी द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिसमें कि हम उसके मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। मतलब हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो हम इसलिए देखते हैं कि उनकी खूबसूरती के लिए, बल्कि उनका मीनिंग क्या है लाइफ में, उनका रोल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, उसके लिए देखते हैं। चर्च को हम देखते हैं तो हम देखते हैं उसकी रेलेवेंस क्या है, वहां पर जाते हैं, पूजा करते हैं। पैलेस को देखते हैं, महल को देखते हैं, उसको भी इस तरीके से देखते हैं, समर हाउस। इन ईच ऑफ दीज केसेस ब्यूटी इज मेयरली एक्सेसरी टू अ गिवन पर्पस। तो इन केसेस में जो ब्यूटी है ना, सिर्फ वो एक एक्सेसरी है। जैसे हम गाड़ी में एक्सेसरी डलवाते हैं ना बाद में, तो वही है कि उस पर्पस की सिर्फ एक एक्सेसरी है ब्यूटी, ठीक है। जब जो फ्री ब्यूटी उसमें तो हम ब्यूटी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ब्यूटी एक एक्सेसरी है, ठीक है। एज डिफाइंड बाय डिटर्मिनेट कंसेप्ट ऑफ व्हाट द थिंग इज मेंट टू बी। हेंस इफ वी जज द चर्च एज ब्यूटीफुल, दिस वुड बी नॉट अ प्योर जजमेंट ऑफ टेस्ट। अगर चर्च को हम ब्यूटीफुल कह रहे हैं ना, तो प्योर जजमेंट ऑफ टेस्ट नहीं है वो, क्योंकि हम चर्च को चर्च के लिए नहीं, उसकी खूब मतलब फिजिकल खूबसूरती के लिए हम जज नहीं कर रहे, बल्कि उसमें जो काम होता है, उसमें जो पूजा अर्चना होती है, उस चीज के लिए हम उसे ब्यूटीफुल कह रहे हैं। मतलब कि हम उसके मीनिंग और पर्पस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो प्योर जजमेंट ऑफ टेस्ट नहीं होगा, सिंस आवर असेसमेंट ऑफ इट्स ब्यूटी इज कनेक्टेड विद आवर असेसमेंट ऑफ इट्स गुडनेस और परफेक्शन एज अ चर्च। सो आवर जजमेंट इज पार्टली रैशनल। हमारी ये वाली जो जजमेंट है ये पार्टली रैशनल होगी, क्योंकि हम
ब्यूटीफुल तो है ही चर्च, साथ में हम उसके मीनिंग और पर्पस को भी ब्यूटीफुल कह रहे हैं, तो पार्टली रैशनल है ये, बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट एंड पार्टली एस्थेटिक बेस्ड ऑन आवर फीलिंग ऑफ प्लेजर। ठीक है, एक तो कंसेप्ट पे बेस्ड है, पार्टली एस्थेटिक हो गई, और जो हमारा फीलिंग ऑफ प्लेजर पे है बेस्ड है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब देखते हैं कि इसके सबलाइम पे क्या व्यूज है। सबलाइम पे पहले भी मैंने किसी राइटर का बताया है कोई व्यूज, आपको आगे भी आएंगे, और बस थोड़ा सा ये अब थोड़ा ही रह गया है, टेंशन नहीं लेनी है। However, there are striking differences between the beauty। इसने बोला कि ब्यूटीफुल और सबलाइम में डिफरेंसेस है। अब ये कहता है कि ब्यूटी जो है ना कंसर्न्स द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट बाउंड्रीज, कि ब्यूटी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है जिसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती है, लेकिन सबलाइम जो है ना वो बात करता है फॉर्मलेस ऑब्जेक्ट्स की। मतलब सबलाइम एक ऐसी चीज होती है जो कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड आप कह सकते हैं, उसी को सबलाइम कहते हैं। सबलाइम मतलब कि इतनी खूबसूरत चीज, इतनी अचंभित करने वाली चीज, अमेजिंग, जो आपको अमेज कर दे, थ्रिलिंग, उसे कहेंगे हम सबलाइम। डरावनी भी हो सकती हो। तो फॉर्मलेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करती है विच रिप्रेजेंट बाउंडलेसनेस, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं होती है, बाउंडलेसनेस होती है। ठीक है, ब्यूटी इज अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ चार्म ऑफ द फर्दरेंस ऑफ लाइफ एज वेल एज बाय द प्ले ऑफ आवर इमेजिनेशन होती है हमारी ब्यूटी में। द सबलाइम गिव्स राइज टू डिफरेंट रिस्पॉन्स। सबलाइम जो है थोड़ा सा अलग रिस्पॉन्स हमें देता है। वी फील अ मोमेंटरी चेकिंग ऑफ आवर वाइटल पावर्स, हमारी जो अंदर की पावर्स है ना उसकी चेकिंग होती है एक हिसाब से जब हमें कोई चीज सबलाइम दिखती है। एंड देन अ स्ट्रॉन्गर आउटफ्लो ऑफ देम, फिर एकदम से उन पावर्स का एकदम स्ट्रॉन्गर आउटफ्लो होता है। मतलब किसी चीज से डरते हैं, कोई एडवेंचरस चीज है, तो उसमें हमारे जो पावर्स एकदम से बाहर आ रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। हियर आवर इमेजिनेशन इज नॉट एंगेज्ड इन प्ले बट इज एक्सरसाइज इन अर्नेस्ट। यहां पे हमारी जो इमेजिनेशन है नॉर्मल प्ले में नहीं है बल्कि एक्सरसाइज कर रही है, अर्नेस्ट मतलब कि सीरियसली। ठीक है, वी फील रिपल्शन फ्रॉम एज वेल एज अट्रैक्शन टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम हो सकता है ऑब्जेक्ट के प्रति हम अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और हम उससे डर भी सकते हैं। When we judge an object as beautiful, our mind reposes in a state of restful contemplation, but the feeling of sublime involves a movement and agitation of the mind. हम कोई ब्यूटीफुल चीज देखते हम ऐसे होते हैं, क्या मजा आ रहा है, लेकिन जब हम कोई सबलाइम चीज देखते हैं हम एकदम से यार मतलब हरकत में आ जाते हैं, हम एजिटेशन, वो चीज है सबलाइम। कांत कैरेक्टराइजेस आवर फीलिंग अबाउट द सबलाइम एज नेगेटिव प्लेजर। कांत बोलता है कि जो सबलाइम के प्रति हमारी जो फीलिंग्स है ना उसको नेगेटिव प्लेजर उसने कहा है। जब हम कोई चीज एडवेंचरस करते हैं, जहां पे हम हॉरर मूवीज देखते हैं, हमें प्लेजर तो मिलता है बट दैट प्लेजर इज नेगेटिव, है ना। तो वी फील नॉट चार्म और लव बट एडमिरेशन और रिस्पेक्ट। हमें लव और चार्म वाली फीलिंग नहीं आती लेकिन रिस्पेक्ट आती है, एडमायर करना शुरू कर देते हैं हम उस चीज को। तो ये है सबलाइम और ब्यूटी के बीच में जो फर्क कांत ने हमें बताया है। लास्ट ही है, लास्ट स्लाइड है, टेंशन नहीं लेनी। कांत ट्रीटमेंट ऑफ जीनियस, जीनियस के बारे में इसने क्या कहा है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस मैंने रोमांटिक्स को भी इसने इन्फ्लुएंस किया एंड पोस्ट रोमांटिक थ्योरीज को भी। जीनियस ये कहता है कि जीनियस एक इन्नेट मेंटल डिस्पोजिशन थ्रू विच नेचर गिव्स द रूल टू आर्ट। एक ऐसी इन्नेट अंदरूनी मेंटल डिस्पोजिशन है थ्रू विच नेचर, जो नेचर है, गिव्स द रूल टू आर्ट। नेचर जो है वो आर्ट को रूल्स देता है कि ये रूल होने चाहिए जो तुझे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है याद रख लेना। अब यहां पे एक और चीज है, फाइन आर्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कांत ने। ठीक है, सबसे पहला है आर्ट ऑफ स्पीच जिसमें कि ओरेटरी या फिर पोएट्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है विजुअल आर्ट जिसमें स्कल्पचर हम आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगी। ठीक है, तीसरा है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सेंसेशन जिसमें म्यूजिक आ जाएगा, जिसमें कि ये पोएट्री को सबसे सुपीरियर मानता है। क्यों? क्योंकि इट कांत विच इज द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग अ फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन का फ्री प्ले हमें मिलता है जब हम पोएट्री को पढ़ते या लिखते हैं। ठीक है, म्यूजिक जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक दिया है कांत ने, सिंस इट स्पीक्स मेयरली अ लैंग्वेज ऑफ सेंसेशन। ठीक है, इसीलिए इतनी सी बात है और इतना सा ही आज का लेक्चर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने शायद एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। मैंने बहुत मेहनत की है नोट्स बनाने के लिए भी और लेक्चर बनाने के लिए भी। नोट्स आप जरूर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में पिन किया हुआ आपको कमेंट मिल जाएगा। यू कैन गेट द नोट्स ऑफ लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, cultural studies and a major works list which you should or must study for your UGC NET or any other entrances। ठीक है, फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा नोट्स लेकर आऊंगा, तो जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे हो सकता है आने वाले टाइम में मैं अपनी एक ऐप भी लॉन्च करूं, उस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। Stay tuned, stay subscribed and you can also follow me on Instagram, दाना मल्टीटास्कर इज द नेम। और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे व्लॉग्स भी जरूर देखा करो, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, बाय,
नमस्कार, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। धन्यवाद।